प्रिय छात्रों, होली के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वायरसेस पर, और मुझे लग रहा है कि आप होली में बहुत व्यस्त थे। बहुत कम लोग आप लोग देख पाए हैं। तो पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पिछला वीडियो जो नहीं देख पाए हैं उसे ज़रूर देखें और अपना ज्ञान वर्धन करें। होली बीत गई। मैंने आपसे कहा था कि अब अगला वीडियो होली के बाद, जब आप होली का मौज उठा लेंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आज का जो क्लास है ये 12वां क्लास है और वायराइड के बारे में मैं बताऊंगा। इसके बताने के बाद कुछ और भी बताने का प्रयास करूंगा मैं। वायराइड्स होते क्या हैं? तो वायराइड्स आर स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA दैट कैन इन्फेक्ट प्लांट सेल्स। ये वायरस से छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है और ये RNA के बने होते हैं, ये DNA के कभी नहीं बने होते हैं और पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट है रिप्लिकेट देमसेल्व्स एंड कॉज डिसीज। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिनी वायरस। ये वायराइड वायरस के तरह से ही जब किसी होस्ट प्लांट में पहुंचता है तो वहाँ ये होस्ट के राइबोसोम का प्रयोग करते हुए अपने जैसा पार्टिकल बनाता है। क्योंकि वायरस की तरह से ही इसमें भी कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता है। ये होस्ट प्लांट के होस्ट सेल के ही राइबोसोम से ये अपना रिप्लिकेशन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और अभी मैं बताया कि ये वायरस से छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम मिनी वायरसेस भी कहते हैं। वायरस से अलग वायराइड्स में प्रोटीन की खोल नहीं होती, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये नंगा RNA का सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ा होता है और पौधों में बीमारी उत्पन्न करता है। छात्रों, वायराइड में इनका अपना कोई प्रोटीन नहीं होता है। ये वायराइड प्लांट्स को प्रभावित करते हैं और इनकी ये जो योग्यता होती है, ये एसेंशियल प्रोटीन स्वतः बना लेते हैं। एसेंशियल प्रोटीन आप जानते हैं, कुछ प्रोटीन तो हमारे बॉडी में अपने आप बन जाता है, लेकिन कुछ प्रोटीन बाहर से देना पड़ता है। तो जो प्रोटीन बाहर से देना पड़ता है उसको एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। वायराइड में इनका अपना कोई प्रोटीन नहीं होता है। ये अपने आवश्यकता के सारे प्रोटीन होस्ट प्लांट में ही बना लेते हैं और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक दूसरा पॉइंट बताऊं आपको, डिपेंड इंटायरली ऑन द होस्ट सेल फॉर रिप्लिकेशन। पहले भी बताया हूं कि इनकी वृद्धि जो होती है वो होस्ट प्लांट पर ही निर्भर करता है। होस्ट प्लांट के राइबोसोम से ये अपने तरह का RNA बना लेते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। छात्रों, वायराइड के द्वारा जो पौधों में मुख्य बीमारियां लगती हैं उनके बारे में बताऊं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, क्राइसेंथेमम स्टंट और तीसरी बीमारी है कोकोनट कैडांग। इनका चित्र मैं आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा, आप पहचान जाएंगे। छात्रों, आज तक जितने भी वायराइड्स की जानकारी हुई है ये सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स
में पैरासाइट होते हैं। आप जानते होंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसे कहते हैं, हिंदी में इसे आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो ये आवृतबीजी पौधों पर पैरासाइट होते हैं और उनमें बीमारी पैदा करते हैं। अलग अलग बीमारियां अलग अलग प्रभाव की होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। बीमारियों के कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पहले बताया था। वायराइड को थियोडोर ओट्टो डायनियर ने 1971 में मैरीलैंड यूएसए से बताया। इस वायराइड्स के तरह का ही एक ऑर्गेनिज्म होता है जो आदमियों में हेपेटाइटिस डी उत्पन्न करता है। आप जानते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो जो हेपेटाइटिस डी होता है उसका रोग कारक वायराइड जैसा होता है। उसका नाम सब वायरल डिसीज़ उसे कहते हैं और ये वायराइड की तरह से होता है। वायराइड से होने वाली बीमारियां एफिड्स के द्वारा फैलती हैं अथवा जब रोगी पौधों की पत्तियां आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं तो इस कांटेक्ट से भी ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचती है। छात्रों, ये तो मैं आपको वायराइड के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके बाद फेनोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स के बारे में बात करूंगा। छात्रों, अब मैं आपको इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने एक आपको वीडियो बना के दिया था लोरेंथस आम का बांझी, और आप लोगों के द्वारा खूब वो देखा भी गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 2500 ऐसे उच्च वर्गीय पौधे हैं जो दूसरे उच्च वर्गीय पौधों पर पराश्रयी के रूप में रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। छात्रों, 2500 स्पीसीज़ हैं उच्च वर्गीय पौधों में जो दूसरे उच्च वर्गीय पौधों पर पराश्रयी के रूप में रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। आप फेनोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स का नाम सुना होगा। संसार में 2 तरह के पौधे होते हैं, फेनोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स। फेनोगेम्स में वो पौधे आते हैं जिनमें फूल बनता है, उसको पुष्पीय पौधे कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिसमें फूल नहीं बनता है, उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो ये जो 2500 स्पीसीज़ हैं ये फेनोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स हैं और दूसरे पौधों पर ये परजीवी के रूप में रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ये पौधे फूल उत्पन्न करते हैं, बीज बनाते हैं और 3 फैमिलीज तो और भी होती हैं, लेकिन मुख्य ये 3 फैमिलीज़ हैं लोरेंथेसी। इससे जो एक पौधा है लोरेंथस, जिसे आम की बांझी भी हम कहते हैं, इसको ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है, अर्ध स्तंभ परजीवी होता है। इसका वीडियो आपने खूब देखा है, आप इसे समझ गए होंगे। ये अर्धपराश्रयी इसलिए बताया हूँ मैं पिछले वीडियो में कि इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना भोजन सनलाइट में बना लेता है। जिस पौधे पर ये पराश्रयी होता है उससे केवल मिनरल मैटर, पानी और खाद ये ले लेता है, बाकी अपने हरी पत्तियों से भोजन बना लेता है और तने पर रहता है।
इसलिए स्तंभ पराश्रयी कहा जाता है। और मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि इसका नाम वृक्ष भक्षा भी है। ये इतना नुकसान करता है, जिस पौधे पर रहता है उसको खा ही जाता है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेकर, क्योंकि इसका एक वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ना देखे हों तो आप जाइएगा श्रीमुख किसान पर, आपको मिल जाएगा। अब दूसरी फैमिली है कानवानवुलेसिई। इस फैमिली का एक पौधा है जो टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये भी तने पर ही उगता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल ही नहीं होता है या बहुत थोड़ा होता है, और ये अपना भोजन नहीं बना पाता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा भोजन जिस पौधे पर रहता है उसी से लेता है। इसको टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। ये फैमिली कानवानवुलेसिई का है। पहले इसको कस्कुटेसी फैमिली में रखा जाता था, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों के द्वारा जब इसकी फाइलोजेनी का अध्ययन हुआ तो ये कानवानवुलेसिई फैमिली में वर्गीकृत किया जाने लगा। इसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इसमें इसके तने रेशेदार होते हैं, इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। ये हल्के हरे या पीले रंग के होते हैं और ये फल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, फल बनाते हैं, बीज बनाते हैं और बीज के द्वारा ये बढ़ता है। और बहुत से पौधों पर ये पराश्रयी होते हैं, बड़े पौधों पर भी होते हैं और छोटे हर्बेशियस पौधों पर भी ये पराश्रयी होते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, मैं आपको इसका फोटोग्राफ दूंगा, आप उसे पहचान जाएंगे। इनका बीज भूमि में पड़ा रहता है और पर्याप्त नमी मिलने पर अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर जब ये 1 फीट के आसपास का होता है तो ये चारों तरफ घूमता है, ऐसे घूमता है, रोटेट करता है, और उस समय ये आसपास होस्ट प्लांट को ढूंढता है, अपने भोज्य पौधे को देखता है किस पर भोजन हम ले सकते हैं। और जब इसका कोई इच्छित पौधा मिल जाता है तो उस पर ये चिपक जाता है, और चिपक करके इससे हास्टोरिया निकलती है, चुस्कांग निकलता है, जो ये पौधों के अंदर घुसेड़ देता है। छात्रों, इसका चुस्कांग बड़ा विशेष होता है। ये अपने चुस्कांग को जाइलम और फ्लोएम दोनों ही वैस्कुलर बंडल्स में प्रवेश कराते हैं। जाइलम वैस्कुलर बंडल से ये खनिज लवण और पानी और खाद ले लेते हैं, और फ्लोएम में जो हास्टोरिया होता है उससे ये इस भोज्य पदार्थ पौधों से जिस पर पराश्रय रहते हैं उसके फ्लोएम में इसका हास्टोरिया रहता है। तो जो पौधा भोज्य पदार्थ बनाता है हरी पत्तियों में, वो भोजन नहीं ले लेते। इस प्रकार पूरा का पूरा भोजन ये अपने पराश्रय से ही लेते हैं। छात्रों, अभी जिस प्लांट के बारे में बता रहा था उसे डॉडर कहते हैं, हिंदी में अमरबेल कहते हैं, अंग्रेजी में लव वाइन कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये पौधा कानवानवुलेसिई फैमिली का है, जिसे हम मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं, उस फैमिली का है। और इसकी क्वालिटी मैं पहले भी बताया हूँ कि इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल ही नहीं होता है, या यदि होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाता है, और चूँकि भोजन संश्लेषित नहीं करता है, दूसरे पौधों पर रहता है, इसलिए ये
टोटल स्टेम पैरासाइट है। अब ये कैसे पौधों को पैरासिटाइज करता है, पैरासाइट होता है किस किन पौधों पर, तो ये जंगली पौधों पर भी रहता है, और जिन वृक्षों की खेती होती है, पौधों की खेती होती है, चाहे वो ट्री हो, पेड़ हो, श्रब हो या हर्ब हो। आप जानते हैं कि पौधों का क्लासिफिकेशन हायर प्लांट्स का 3 तरह का होता है, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ट्रीज पेरिनियल होते हैं, श्रब्स भी पेरिनियल होते हैं। हर्ब्स जो होते हैं जनरली एनुअल प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, और ये पैरासाइट बरसीम पर पैरासाइट होता है, फ्लैक्स अलसी पर होता है, प्याज पर पैरासाइट होता है, चुकंदर पर पैरासाइट होता है, आलू पर पैरासाइट होता है, और भी पौधों पर पैरासाइट होता है। कुछ शोभाकारी पौधों पर भी ये पैरासाइट होता है, और जिन पौधों पर ये पैरासाइट होता है उनको या तो ये पूरा का पूरा समाप्त कर देता है या बहुत ही कमज़ोर कर देता है, उससे ये सारा का सारा भोजन ले लेता है। इसकी कुछ जातियाँ इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, पेरिनियल्स होती हैं, बहुवर्षीय, और आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे ये वृक्षों पर पूरा का पूरा वृक्ष पतले धागेदार रचनाओं से बिल्कुल घेर लेते हैं, और वो वृक्ष जो है सूख जाता है, मर जाता है। इसका मैं फ़ोटोग्राफ आपको भेजूंगा, आप देखते ही इसे पहचान जाएंगे। छात्रों, कसकुटा की बहुत सी जातियां हैं जो विभिन्न तरह के पौधों पर आक्रमण करती हैं। इसका तना धागे जैसा बेलनाकार और ट्विनिंग प्लांट होता है। ट्विनिंग आप लोग शायद ट्विनिंग न समझ रहे हो। ट्विनिंग प्लांट जो होता है, एक ट्विनर होता है, एक क्लाइंबर होता है। जो ट्विनर होते हैं, आप सेम के पौधे को देखते होंगे तो सेम का तना जो है जिस पौधे पर चढ़ता है या जिस बांस पर चढ़ता है, जहाँ भी चढ़ता है, वो उसको लपेटता हुआ चढ़ता है, ऐसे लपेटता हुआ चढ़ता है, उसको हम ट्विनर कहते भी हैं। तो ये कसकुटा भी जो है ट्विनर है, जिस होस्ट प्लांट पर ये रहता है उसको लपेट के चढ़ता है और जगह जगह चुस्कांग बनाता है जो जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स तक पहुंचता है। इसका जो तना होता है टफ होता है, कड़ा होता है, घुमावदार होता है, और अभी बताया कि ये धागेदार होता है। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। पत्ती के जगह पर हर गांठों पर, नोड्स पर छोटी छोटी स्केल्स होती है, छोटी छोटी भूरे रंग की लीफी स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और बहुत छोटी होती हैं, इसलिए उसको स्केल्स कहते हैं। वो पत्तियों की जगह पर होते हैं। इसका तना पीला अथवा नारंगी रंग का होता है, कभी कभी ये वाइट भी दिखता है, सफ़ेद भी दिखता है। इसका फूल छोटा सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग का अथवा कभी कभी पीले रंग का भी दिखाई पड़ता है। और इसका फल जो होता है, आप टाइप ऑफ फ्रूट पढ़े होंगे तो आप ड्राई, डेइसेंट, कैप्सूल पढ़े होंगे। कैप्सूल फल आप जानते होंगे कि कैप्सूल का लक्षण है जब ये सूखता है तो चिटकता है और इसके बीज जो होते हैं दूर तक छिटक जाते हैं। इसका जो सीड होता है, बीज जो होता है, वो लाल भूरे रंग का होता है और इसका सतह खुरदरा होता है। यहाँ रफ सीड लिखा हुआ है, आप शायद न पढ़ पाएँ। ये रफ सीड है, यानी खुरदरा लाल भूरे रंग का खुरदरा बीज होता है इसका। और आपको एक बात बता दूं, ये सालों साल अपने बीज के द्वारा ही
भूमि में जीवित रहता है। छात्रों, बीज तो इसका भूमि में पड़ा रहता है, या तो तुरंत अंकुरित हो जाता है या तो भूमि में पड़ा रहता है। उसमें रेजिस्टेंस होता है, डॉर्मेंसी होती है। उपयुक्त अवसर मौसम आने पर वो अंकुरित होता है। इससे अंकुरण के बाद जो तना बनता है वो लीफलेस होता है, उसमें पत्ती नहीं होती है। और पहले भी मैं बताया कि ये अपने होस्ट प्लांट को ढूंढने में ऐसे रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद ये भी डिज़ायरेबल इच्छित होस्ट प्लांट इसको मिल जाता है, उससे इसका जो ऊपर का टिप है, तने का सिरा, वो होस्ट प्लांट पे चिपक जाता है। और चिपकने के बाद वो उसे घेर लेता है, इनसर्किल कर लेता है और हास्टोरिया भेज देता है, जाइलम और फ्लोएम में भोजन लेने लगता है। जब ये भोजन लेने लगता है तो जो ज़मीन से स्टेम होस्ट प्लांट तक आया है वो सूख जाता है, और ये पैरासाइट भूमि से अलग हो जाता है और पौधे के ऊपर बढ़ता रहता है, और पूरे पौधे को ये घेर लेता है। आप देखेंगे फिगर में, चित्र में। इसका बीज कई तरह से फैलता है। एक तो कैप्सूल है, छिटकता है तो आसपास के जगह पर ये फैल जाता है, अथवा यदि कोई पशु इसे खाता है तो उसके द्वारा, ये एनिमल्स के द्वारा पहुंच जाता है। उसके गोबर में भी ये जीवित रहता है, खाद में भी जीवित रहता है, उसके द्वारा फैलता है। सिंचाई के पानी से, यदि जिस क्षेत्र में कसकुटा है उस क्षेत्र से यदि सिंचाई की नाली है तो पानी के साथ इसके बीज फैल जाते हैं। कृषि औजारों से ये फैल जाते हैं, और जिस फसल पर ये पैरासाइट होते हैं उस फसल के बीज में के साथ भी इनका बीज मिला रहता है। तो ये फसल के बीज के साथ इनका कंटामिनेशन होता है, फसल के बीज के साथ ये रहते हैं, उसके द्वारा भी ये काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं। छात्रों, अब आप पहचान गए होंगे मेरे वीडियो में कि डॉडर कैसा होता है। अब डॉडर के रोकथाम के बारे में, कैसे इससे आप अपनी फसल को बचाएंगे, मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो ये ध्यान देना है कि जो आप फसल बोने जा रहे हैं उसमें कसकुटा का बीज ना हो। आपका बीज जो है कसकुटा के बीज से बिल्कुल मुक्त हो, तो वैसे भी आपके खेत में ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका इक्विपमेंट है, कृषि यंत्र हैं, यदि उसका उपयोग डॉडर वाली जगह पर आप किए हैं और डॉडर वाली जगह के बाद किसी दूसरे डॉडर फ्री, जहाँ डॉडर नहीं है, जहाँ कसकुटा नहीं है, वहाँ जा रहे हैं, तो अपने इक्विपमेंट को थारोली उसे आप साफ कर लें, जिसमें उसका कोई तना, कोई बीज आपके यंत्र में न फंसा हो, नहीं तो फिर वो अगले नई एरिया में जा कर के वहाँ बढ़ने लगेगा और आपकी फसल को प्रभावित कर देगा। तीसरा पॉइंट, बाई लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो आपके घरेलू पशु हैं, कोशिश करें आप कि जिधर डॉडर लगा हुआ है उधर वो न जाएं, क्योंकि जब उधर जाएंगे तो उसे हो सकता है खाएं भी, और उधर से फिर स्वस्थ एरिया में जाएं और उनके द्वारा ये इसका तना का टुकड़ा या बीज फैले और ये आपके खेतों में नुकसान पहुंचाए। तो आप भरसक कोशिश करें कि आपके पालतू पशु कसकुटा जहाँ लगा है उधर से न गुजरें। इसके बाद उचित हर्बिसाइड, शाकनाशी दवाओं का छिड़काव आप कर सकते हैं। इनमें कुछ मैं दवाओं का नाम बता रहा हूँ।
ग्लाइफोसेट, दूसरी दवा है प्रोपीजाइमाइड और डाइक्वेट तीसरा है। इन दवाओं को यदि आप छिड़कें उस पर तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। इन दवाओं का छिड़काव करने से 95 से 97% तक सफलता मिल जाती है, कसकुटा समाप्त हो जाता है। 1 हेक्टेयर फील्ड पर इस दवा का छिड़काव करने के लिए आपको 288 से 360 ग्राम दवा लेनी पड़ेगी, जिसके छिड़काव करने से ये काफ़ी नियंत्रण में रहेगा। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया, जहाँ कसकुटा लगा हो उसको काटिए, उसको जलाइए, इससे भी ये कम हो जाएगा, इसका फैलाव रुक जाएगा। फ्रीक्वेंट टिलेज, अंतःकर्षण क्रियाएं आप जितना ही ज़्यादा करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको वीडिंग करेंगे, निकालेंगे, तो जितना ही आपका खेत साफ़ सुथरा रहेगा, अंतःकर्षण क्रियाएं होंगी, ये बीमारी कम हो जाएगी। अब एक चीज़ में हर्बिसाइड के प्रयोग में अब मैं बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए। हर्बिसाइड को इसके बीज के जन्म अंकुरित होने से पहले छिड़क दें, या जब ये अंकुरित होता है और तलाशता है अपने पौधे को, ये होस्ट प्लांट पर न पहुँचे उसके पहले दवा छिड़क दें, तो ये डॉडर समाप्त हो जाता है और डॉडर फ्री, कसकुटा फ्री आप फसल ले सकेंगे। आपके फसल को कोई हानि नहीं होगी, आप बच जाएंगे। तो छात्रों इसे पढ़ें और अपने आसपास अपने कृषक भाइयों को भी बताएं। और इस वीडियो में यदि आपको कोई असुविधा हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे टेलीफोन नंबर पर मुझसे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप होली में काफ़ी मौज किए होंगे। अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और फिर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और यदि आप सदस्य हमारे चैनल का भी न बने हों तो सदस्य ज़रूर बने। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं और भी उपयोगी वीडियो आपको भेजता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू।